अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली जो जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस की थी वो हर डिज़ीज़ के मुतालिक उसके डिफरेंट डिज़ीज़ हमने डिस्कस की जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिज़ीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिज़ीज़ ऑफ द लंग्स, जिसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एटेलेक्टेसिस। तो एटेलेक्टेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये टॉपिक इजी भी है। एटेलेक्टेसिस कहते हैं कोलैप्स ऑफ द लंग को, कि जब हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाए, एज अ होल लंग कोलैप्स हो जाए, या एक लोब कोलैप्स हो जाए, या लोब का कुछ हिस्सा कोलैप्स हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस। तो आज हम एटेलेक्टेसिस और उसके डिफरेंट टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक, हमारे पास जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे रिस्पायरेटरी एनाटॉमी की तरफ। बेसिकली हमने जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक वो पैसेज है जिसमें एयर मूव करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इन साइड मूव करते हैं, और जो मेटाबॉलिकली हमारे बॉडी में जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी नोज़, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और लंग्स पे ये ख़त्म होता है। तो इस वॉल्स इसके दरमियान जितने भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब इस रिस्पायरेटरी ट्रैक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नोज़ से लेकर लैरिंक्स तक, एपिग्लॉटिस तक, इस रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। इसमें जितनी भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं उसको हम कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। और एपिग्लॉटिस या वोकल कॉर्ड से नीचे लंग्स तक जितना भी ट्रैक है, जितना भी पैसेज है, इसको हम कहेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये हमारे पास हो गई अपर और ये हो गई लोअर। ठीक है, तो हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक को इसी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यह बात आती है माउथ की, कि माउथ आया ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है या नहीं है। तो माउथ जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है, लेकिन बच्चों में नहीं, क्योंकि बच्चों में जो वो ब्रीथिंग लेते हैं वो कम्प्लीटली नेज़ल होते हैं। ठीक है, वो माउथ के थ्रू ब्रीथिंग नहीं लेते। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ जाती है एडल्ट एज तक, तो वहाँ पर नोज़ के साथ साथ जो माउथ है उसकी थ्रू भी एयर लिया जाता है। स्पेशली अगर आप फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात करते हैं हम, तो फोर्सफुल ब्रीथिंग में हम फिर एसिसरी पाथवे भी यूज़ करते हैं माउथ का। अच्छा, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक को का फंक्शन क्या है? मेन उसका फंक्शन क्या है? टू इंस्पायर ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इंस्पायर करें और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सपायर करें। ठीक है, मकसद क्या है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का? मकसद ये है कि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए, जिसके थ्रू हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो बॉडी की टिश्यूज़ के लिए जो एनर्जी दरकार है उसमें ऑक्सीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसलिए बाहर करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वॉलेटाइल एसिड। तो ये बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उस पर असर होता है। तो इसी कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करते हैं ताकि एसिडीमिया ना हो। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि रिस्पायरेटरी पैसेज जो है वो दो हिस्सों में है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक विच स्टार्ट फ्रॉम द नोज टू द वोकल कॉर्ड, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक विच स्टार्ट फ्रॉम द वोकल कॉर्ड टेल टू द लंग्स। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से? नोज से। माउथ जो कि एसेसरी है हमारे पास, एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ये।
इसके बाद जो है आते हैं फेरेंक्स। तो फेरेंक्स जो है ये डुअल आर्गन है, इसका फंक्शन डुअल है। ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, जो एयर के पैसेज हैं उसमें वो प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही जो इंजेक्शन है वो भी इसी के थ्रू जो है पास आउट होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फेरेंक्स हैव अ डुअल नेचर, ठीक है, बोथ हेल्प इन द रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी हिस्सा है, डाइजेस्टिव ट्रैक का भी हिस्सा है, और जनरली जिसको हम थ्रोट कहते हैं। अब हमारे पास जो फेरेंक्स है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास नेज़ोफेरेंक्स, नाम से जाहिर है, जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द नोज़ होगा, जिसको हम नेज़ोफेरेंक्स कहेंगे। फिर दूसरा जो है ओरोफेरेंक्स है, वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द माउथ होगा, इसको हम ओरोफेरेंक्स कहेंगे। तो ओरोफेरेंक्स इज़ पोस्टीरियर टू द माउथ एंड इन्फीरियर टू द नेज़ोफेरेंक्स। एंड द थर्ड वन इज़ द लैरिंगोफेरेंक्स विच इज़ बिलो द ओरोफेरेंक्स, ठीक है। ओरोफेरेंक्स से लेकर एसोफेगस तक जो एरिया है एंड दूसरी तरफ इंटीरियर साइड पे वोकल कॉर्ड तक जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरेंक्स कहते हैं। अब आ जाते हैं टुवर्ड द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारे पास स्टार्ट होते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो है दिस इज़ द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। वोकल कॉर्ड की नीचे जो है हमारे पास लैरिंक्स आता है, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने एनाटॉमी में डिटेल से पढ़े हैं। और लैरिंक्स फिर कंटिन्यू होता है एज अ ट्रेकिया, ठीक है। और ट्रेकिया जो है दिस इज़ द रिंग शेप, ठीक है, वो रिंग शेप स्ट्रक्चर है उसका। और उसमें कितनी रिंग्स हैं, तो यूजुअली उसमें 18 रिंग्स होते हैं, और लेंथ उसका तकरीबन 12 सेंटीमीटर होता है। तो तकरीबन हमारे पास एक रिंग की जो डायामीटर है, जो लेंथ है, वो तकरीबन 0.8 सेंटीमीटर की बराबर है। अब ये ट्रेकिया जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइफर्केट होते हैं इनटू 2 पोर्शन, और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ पे ये बाइफर्केट होते हैं तो इसको हम कहते हैं कैराइना, ठीक है। तो कैराइना पे ये बाइफर्केट होकर 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस या मेन स्टेम ब्रोंकस। ये तीनों नाम उसके लिए ज़ाहिर होते हैं। तो लेफ़्ट जो ब्रोंकाई है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, वो सप्लाई करेंगे टूवर्ड द लेफ़्ट लंग, और जो राइट है वो सप्लाई करेंगे टूवर्ड द राइट लंग, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये लंग्स को एंटर होते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। द पॉइंट या द एरिया एट विच द प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंटर द लंग्स इज कॉल्ड हाइलम, और इसी हाइलम के थ्रू आर्टरीज ऑफ नर्व जो है वो भी एंटर होते हैं। इनसाइड द लंग फिर जो मेन स्टेम ब्रोंकाई या प्रिंसिपल ब्रोंकाई है वो डिवाइड होते हैं इनटू द सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड आर ब्रोंकियोल, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं या सेगमेंटल ब्रोंकाई। और ये सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर मुख्तलिफ लोब्स को जो है वो सप्लाई करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स है, तो राइट ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होंगी इनटू 3 ब्रोंकियोल्स, और लेफ्ट लंग जो है उसमें 2 लोब्स हैं, तो उसका जो मेन ब्रोंकस है वो डिवाइड होंगी इनटू द 2 ब्रोंकियोल्स। और फिर जो सेगमेंटल ब्रोंकियोल है वो डिवाइड होंगी इनटू सब सेगमेंटल ब्रोंकाई या टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम कहते हैं एसिनस। एसिनस इज़ द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक कलेक्शन होते हैं स्ट्रक्चर की। और ये है लंग्स में, राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। इसके बाद आते हैं लंग की पेरेन्काइमा की तरफ, जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द लंग्स है, जिसको हम एसिनस या रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। अब यहाँ तक जितनी भी स्ट्रक्चर है, फ्रॉम द नोज टू द सेगमेंटल ब्रोंकियोल या टर्मिनल ब्रोंकियोल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो चाहे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, ये जो एरिया है इट प्रोवाइड जस्ट द पैसेज फॉर द एयर। यहाँ पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता,
जस्ट ऑक्सीजन इनसाइड फ्लो करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस एरिया को फ्रॉम द नोज टू द टर्मिनल ब्रांक्यूल, इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है। अब इसके बाद जो एसिनस स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट होना हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, वाइल अदर देन दिस इज़ द डेड स्पेस। अब एसिनस में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, ठीक है, एल्वेलर डक्ट। ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल जो है ये इट बिकम नैरो एंड कंटिन्यूज एज अ एल्वेलर डक्ट। फिर एल्वेलर डक्ट जो है वो ओपन होते हैं एंड टू द एल्वेलर सैक लाइक स्ट्रक्चर को ये ओपन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं हमारे पास एल्वेलाई होते हैं, जहाँ पर ट्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं। अब एल्वेलाई की जो इनर हालो स्पेस है, उस हालो स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम, और इसी एंट्रम में हमारे पास फ्लूइड होते हैं जिसको कहते हैं सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। किस तरह के फोर्स, जब हमारे पास लंग्स एयर की वजह से एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली एक्सपेंड होता है। अब लंग्स की जो एल्वेलाई की वाल है, ठीक है, एपिथेलियम है, इसमें एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं रिकाइल फोर्स। अब ये जब एयर बाहर निकल जाती है तो ये रिकाइल फोर्स जो है उसको वापस कोलैप्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है और यही सरफेक्टेंट उसको कंप्लीट कोलैप्स से बचाते हैं। अगर ये सरफेक्टेंट ना होता तो ये कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते ड्यू टू द रिकाइल फोर्स। अब इसके बाद होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज़ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द एल्वेलाई। एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और ये वही मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड होते हैं। ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई की तरफ जाते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आर्गन्स हैं उसको दो हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड किया है। एक है डेड स्पेस जिसमें हमारा नोज से स्टार्ट होकर टर्मिनल ब्रांक्यूल तक, और दूसरा है रेस्पिरेटरी यूनिट जो कि रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक है। और इसी रेस्पिरेटरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द पेरेन्काइमा ऑफ द lungs. This is the structure which you can see. This is the alveolar sac जिसके अंदर क्या होगी, alveoli होंगी, ठीक है। This is the alveolar duct which open and to the bunch of the alveoli, ठीक है। और यह हमारे पास alveoli की जो inner portion है जिसको हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है, ये वाला, ये जो inner portion होता है this is called एंट्रम, और इसी में फिर जो है सरफेक्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सपोज दिस इज़ द रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, ठीक है, और ये हमारे पास सैक हो गया, इसमें क्या है, ये एल्वेलाई है, ठीक है, और इसके जो एंट्रम है उसमें सरफेक्टेंट पाए जाते हैं। तो ये सरफेक्टेंट क्या करते हैं, अपोजिट पोर्स टू द रिकाइल जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि लंग्स कंप्लीटली कोलैप्स ना हो। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड द एटेलेक्टेसिस कि एटेलेक्टेसिस क्या है। तो एटेलेक्टेसिस इज़ द कंप्लीट और पार्शल कोलैप्स ऑफ द लंग। जब लंग पूरा कोलैप्स हो जाते हैं या उसका कोई पार्ट कोलैप्स हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस ड्यू टू द इनकम्प्लीट एक्सपेंशन, सही तरह से वो एक्सपेंड नहीं होते। अब ये कोलैप्स कहाँ पर होगी, या तो पूरा लंग्स होगा, या एक लोब होगा, या लोब का एक सेगमेंट होगा, या उसी सेगमेंट का एक सब सेगमेंट यानी बंच ऑफ द एल्वेलाई हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसी को प्रोमोट करते हैं, जिसकी वजह से जो कोलैप्स के चांसेस है वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट
सर्जरी के लिए आते हैं तो उसको कंप्लीट सिडेट भी किया जाता है और रिलैक्स भी किया जाता है। तो ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मसल रिलैक्सेंट उसका डायाफ्राम जो है वो मूवमेंट नहीं करता और वो खुद ब्रीथिंग नहीं ले सकते, ठीक है। तो डायाफ्राम की मूवमेंट ना होने की वजह से उसके जो लंग्स हैं उसको हम मैकेनिकली वेंटिलेट करते हैं थ्रू द मशीन, ठीक है। तो मशीन जो है उसको प्रॉपर एक्सपेंशन और जो डिप्रेशन है वो सही तरह से नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि पेशेंट लाइन पोजीशन सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो उसका जो टोटल एब्डोमिनल कंटेंट का प्रेशर है वो कम्प्लीटली लंग्स की तरफ होता है, तो वो टेंड्स द लंग्स टू बी कोलैप्स। तो इसीलिए एनेस्थीसिया इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द एटेलेक्टेसिस। इसके अलावा एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें फिर वो फोर्सेस में इम्बैलेंस आ जाते हैं। लंग डिजीज़ भी हो सकते हैं लाइक निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। इसके अलावा एयरवे में म्यूकस जो है वो प्लग बन जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इससे। इसके अलावा प्रेशर काज बाय मास और फ्लूइड, अगर ब्लड जो है इनसाइड द एयरवे चले जाए या कोई मास हो, कोई कैंसर हो, कोई ट्यूमर हो, तो उसी वजह से फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ठीक है। बेड रेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बंदा जो है वो लाइंग पोजीशन में होता है, एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो कम्प्लीटली लंग्स की तरफ होते हैं। अच्छा, इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। तो ब्रॉडली हमने जो एटेलेक्टेसिस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक वो जो कि हमारे पास बाय बर्थ होते हैं जिसको हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस न्यूनेटोरम, और दूसरा जो कि बाद में एडल्ट लाइफ में किसी वजह से डेवलप होते हैं जिसको कहते हैं एक्वायर्ड। अब न्यूनेट में जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और जो एक्वायर्ड है उसको हमने भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में और काजेस होंगी जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द एटेलेक्टेसिस न्यूनेटोरम जो कि बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में क्या हो जाते हैं कि जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उसका रिस्पायरेशन वही से ठीक नहीं होता, ठीक है। तो उसमें का मेन काज क्या है, इमैच्योर रिस्पायरेटरी सेंटर, जो ब्रेन में रिस्पायरेटरी सेंटर्स है उसकी वो सही तरह से डेवलप नहीं होते। कौन कौन से सेंटर है, एक है हमारे पास एपिन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा है निमोटैक्टिक सेंटर। एपिन्यूस्टिक और दूसरा है निमोटैक्टिक। ये दो सेंटर है ब्रेन में जो कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये सही तरह से डेवलप नहीं होते, तो इसी वजह से ब्रीथिंग सही नहीं होती, तो कोलैप्स ऑफ द लंग्स जो है उसके चांसेस ज़्यादा है। अब ये कॉमन है प्री मैच्योर बेबी में। प्री मैच्योर बेबी किसे कहते हैं, वो बेबीज़ जो कि 37 वीक से पहले पैदा होते हैं, तो उसको हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि अगर एयर नहीं मिलती सही तरह से लंग्स को या ऑब्स्ट्रक्शन है जिस तरह हमने एक्वायर्ड में पढ़ा, तो ये लंग्स कोलैप्स क्यों होते हैं। तो आंसर ये है कि जो एयर इसको मिलते हैं जब वो एयर इससे बाहर निकल जाते और नहीं मिलते, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी की तरफ आते हैं। तो सेकेंडरी वो होता है जो कि एट द न्यूनेट लाइफ होते हैं लेकिन ड्यू टू सम काज होता है, और वो काज हमारे पास है सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी। जिस तरह मैंने कहा कि सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, जो रिकाइल फोर्स है, जो कोलैप्सिंग फोर्स है उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर आपके पास सर्फेक्टेंट नहीं होती तो लंग्स के रिकाइल फोर्स ओनली होंगे और वो लंग्स को कोलैप्स करेंगे। अच्छा, दूसरा टाइप्स की तरफ आते हैं एक्वायर्ड जो कि बाद में डेवलप होते हैं। तो इसके जो पहला टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव या रिजर्वेटिव वे इसको कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी ऑफ द एयरवे, और दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन द एडल्ट एंड एमंग ऑल द एटेलेक्टेसिस।
जो एयर, जिस तरह मैंने बता दिया कि जो एयर प्रेजेंट होता है वो जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एल्वेलाई बिल्कुल खाली रह जाती है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये होता है इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस। जो ब्रोंकस के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्टली ये होता है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ईएनटी सर्जरी है तो ईएनटी सर्जरी में जो सर्जिकल फील्ड होता है वो हमारे पास लैरिंग्स या पेरिंग्स जो एयरवे है वो होता है, ठीक है, तो उसमें कोई ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई डिब्रीज भी हो सकती है। तो जब वो डिब्रीज वगैरह या म्यूकस वो जो है आपके साथ ब्रोंकस में स्टक हो जाती है तो उस ब्रोंकस को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसी में ये चांसेस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव या रिजर्वेटिव एटेलेक्टेसिस जो है वो ज़्यादा है। अब ब्लॉकेज किस तरह हो सकते हैं, तो जिस तरह मैंने बता दिया कि म्यूकस की प्लगिंग हो सकती है, फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सर्जन से कोई गैस पीस रह जाता है या जो है ब्लड का कोई क्लॉट वहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है, तो इससे भी, या न्यूप्लेज़म भी हो सकती है, ठीक है, क्यों ट्यूमर भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिब्रीज भी हो सकते हैं, ब्रांक्योजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकते हैं, वो कार्सिनोमा विच मूव टुवर्ड द ब्रोंकाई, और ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये कॉजेज़ है, इसी वजह से हमारे साथ जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, बल्कि जो लंग्स का जो प्लूरा होता है, वेजरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा, उन दोनों के दरमियान जो कांटेक्ट है वो लॉस हो जाते हैं, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसमें कोई चीज़ आ जाती है, तो इसी वजह से क्या होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होगा। तो इसमें पहला टाइप जो है वो पैसिव या रिलैक्सेशन एटेलेक्टेसिस है। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एटेलेक्टेसिस, और इसमें वेजरल और पेराइटल प्लूरा के दरमियान क्या आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है, या तो प्लूरल इफ्यूजन होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड की कम्युलेशन होगी, या हमारे पास एक्स्ट्रा एयर आएंगे, निमोथोरेक्स, वहाँ पर पंक्चर होगा तो एयर जो है वो लीक आउट होगा, और इससे क्या होगा, जनरलाइज कोलैप्स, पूरा लंग जो है, अगर राइट साइड पे है तो राइट लंग कोलैप्स होगा, अगर लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट लंग जो है वो कोलैप्स होगा। इसके बाद आते हैं कंप्रेसिव। कंप्रेसिव भी सेम रिलैक्सेंट या पैसिव की तरह होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लोकल जो कोलैप्स है वो होगा। पैसिव में हमारे पास जनरलाइज कोलैप्स होता था, यहाँ पर लोकल कोलैप्स होगा। तो सेम बात है कि एक्सटर्नल कंप्रेशन होते हैं लंग्स से, ठीक है, एक्सटर्नल कंप्रेशन क्या हो जाती है, क्या है, लोकल कलेक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल इफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, ब्लड भी आ सकते हैं, हेमोथोरेक्स, या एयर भी आ सकते हैं, निमोथोरेक्स जिसे हम कहते हैं, या कोई मास आ जाते हैं इन द प्लूरा और द चेस्ट वाल, जो कि प्रेशर अप्लाई करेंगे इन द प्लूरा। यहाँ पर भी लिखा है कि इसमें क्या होगा, लोकल होगा, जनरलाइज नहीं होगा, ठीक है। और ये कॉमन है बेड रिडन पेशेंट में, जो पेशेंट ज़्यादातर जो है वो बेड पे होता है, जिस तरह आईसीयू का पेशेंट होता है या कोई पैरालाइज पेशेंट होता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है, या पेशेंट विद एसाइटिस, जिसको एसाइटिस हो, जिसको एडिमा हो, एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी भी हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है सिकेट्राइजेशन या कंट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। ये सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ काज ड्यू टू द फाइब्रोसिस या स्कारिंग। अगर लंग्स में कोई डैमेज हो जाते हैं और वो एरिया पर रिपेयर होके फाइब्रोटिक बन जाते हैं तो इट लीड्स टू द एटेलेक्टेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिक रिकाइल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, इलास्टिक रिकाइल फोर्स ज़्यादा होगा तो लंग्स जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स की तरफ जाएंगे, सर्फेक्टेंट उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसकी काजेज़ क्या हो सकते हैं, ग्रेनुलोमेटस टिश्यूज डिजीज़ लाइक फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, वो नमूनिया जिसमें लंग्स जो है वो उसकी नेक्रोटाइजेशन होती है, उसकी सेल डेथ हो सकती है, और साथ ही रेडिएशन से भी ये हो सकता है। और फोर्थ वन जो है दैट इज़ द पेची और एडहेसिव एटेलेक्टेसिस।
इसमें क्या हो जाते हैं कि सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी आ जाते हैं। तो दिस इज सेम एज द सेकेंडरी, जिस तरह हमने न्यूनेट में पढ़ा था। तो इसको हम एडहेसिव या पेचिव इसलिए कहते हैं कि ये न्यूनेट में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफनली सीन इन द एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एटेलेक्सेसिस की वजह से क्या हो सकता है अगर लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो इससे जो मेन प्रॉब्लम होते हैं वो है शंटिंग। अब शंटिंग क्या चीज़ है? शंटिंग कहते हैं डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मली हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वेला लंग्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वो एक्सचेंज होकर फिर वापस टिश्यू की तरफ जाते हैं। लेकिन शंटिंग में क्या होते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो उसी तरह वापस जाते हैं, क्योंकि लंग्स कोलैप्स है, वहाँ पर एक्सचेंज नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं शंटिंग। और शंटिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूजन एम्बेलेंस, जो कि अल्टीमेटली हमारे साथ हाइपोक्सिया को लीड करेंगे। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक रेशो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वी क्यू रेशो जिसको हम कहते हैं। वी का मतलब है वेंटिलेशन, क्यू का मतलब है परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई। तो हमारे पास नॉर्मल वेंटिलेशन कितना है और परफ्यूजन क्या है? परफ्यूजन तो हमें मालूम है कार्डिक आउटपुट के वो 5 लीटर है एडल्ट में, क्योंकि 70 ml हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है। और अगर एक 70 kg का जो पेशेंट है वो है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 4900 ml आ जाते हैं, जो कि 5 लीटर के बराबर है। अब वेंटिलेशन जो है वो हमारे पास नॉर्मली क्या है? 500 ml है, ठीक है। और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो हमारे पास है 12। तो ये बन गया आपके साथ 6 लीटर। लेकिन अगर हम इससे डेड स्पेस निकालेंगे तो 150 पर टाइडल वॉल्यूम हमारे पास डेड स्पेस होता है, जिसको हम 12 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आएंगे तकरीबन 1800 ml। तो 6 लीटर से अगर आप 1800 ml को माइनस करेंगे तो आपके साथ 4.2 लीटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 4 लीटर होता है। तो अब V/Q को आप कैलकुलेट कर लें, तो जब आप 4 को जो है वो 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके साथ आते हैं 0.8। तो हमारे पास जो नॉर्मल V/Q रेशो है वो 0.8 की बराबर होता है। तो V/Q इज़ इक्वल टू 0.8। अब अगर 0.8 से कम होते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड VQ एम्बेलेंस। अगर 0.8 से ज़्यादा होता है अप टू द 1 तो दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन 1 से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो दिस इज़ आल्सो VQ परफ्यूजन मिसमैच, या इसको हम VQ एम्बेलेंस कहते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हाइपोक्सिया। अब एटेलेक्टेसिस सिवाय कंट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस की, जहाँ पर कोई मास आ जाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट को आप रिमूव करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी एटेलेक्टेसिस हैं तो ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है हाइपोक्सीमिया को उसको प्रिवेंट करें और साथ ही इसके रिलेटेड जो इन्फेक्शन है कोलैप्स लंग का उसको भी कंट्रोल करें। तो इसकी साइन सिम्टम क्या होगी? तो साइन सिम्टम तो सिंपल ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, साथ ही प्लूरिसी होगी। प्लूरिसी कहते हैं चेस्ट पेन। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा चेस्ट पेन होता है। कफ फॉरेन बॉडी की वजह से, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है जो उसमें कफ होगा, और साथ ही फीवर होगा ड्यू टू द इन्फेक्शन। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं 2 लंग्स दी गई है। दिस इज़ द नॉर्मल लंग्स आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर आप लोगों को शो करते हैं क्या? एयर। और यहाँ पर आप देख ले ये वाला हिस्सा जो है ये नॉन कोलैप्स है, इसमें एयर है, लेकिन जो लोअर हिस्सा है इट बिकम कोलैप्स, जो आपको वाइटिश नज़र आते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स लंग आप लोगों को इस तरह एक्सरे पे नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी जो है उसके लिए कोई थेरापेटिक फार्माकोलॉजिकल जो है वो ड्रग्स हम यूज़ नहीं करते, जस्ट हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले
लंग्स को री एक्सपेंड करेंगे। तो री एक्सपेंशन के लिए आप लोगों को जो काज होगा उसको ख़त्म करना होगा। तो अगर निमोथोरेक्स या हेमोथोरेक्स है, ठीक है, तो आप उसको ड्रेन करेंगे। चेस्ट ड्रेन डालते हैं प्लूरल कैविटी में, ठीक है, तो वो वहाँ से प्लूरल कैविटी से जो एयर होगा एक्स्ट्रा या ब्लड होगा उसमें, उसको ड्रेन आउट करेंगे। उसके साथ एक सक्शन लगा होता है जो उसको ड्रेन करते हैं। इसके बाद आते हैं परकशन ऑफ द चेस्ट। परकशन कहते हैं क्लैपिंग। जो चेस्ट होते हैं उसके ऊपर जो फिजियोथेरेपी वाले होते हैं वो उसको क्लैप करते हैं, इसको दबाते हैं, ठीक है, पुख्तों के और तमुआ वो दबाइए। तो उसी तरह वो क्लैप करते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्लग होता है वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, या तो वो नीचे लंग्स की तरफ आते हैं या ऊपर